राधे राधे। कितने बच्चों ने जेईई एडवांस का पेपर दिया है भैया, बताओ, सच सच बताना, सच सच बताओ। राधे राधे। और डीपीपी नहीं कर रहे हो तुम, मैं देख रहा हूँ डीपीपी का जो नंबर है ना वो ड्रॉप हो रहा है। फर्स्ट डीपीपी बहुत लोगों ने की है, लेकिन उसके आगे की डीपीपी कर नहीं रहे हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। डीपीपी करनी है भैया। हाँ, डीपीपी का मैं नंबर देख रहा था, नंबर कम होता जा रहा है, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, डीपीपी करते रहना है। फिर मैंने बोला कि अगर साथ में डीपीपी नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी, और बहुत आएंगी, और दिक्कतें नहीं आने देना है ना। तो डीपीपी साथ में करो। पेपर कैसा था, जेईई एडवांस का पेपर कैसा लगा तुम लोगों को? कितने बच्चों ने किया है पेपर? कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है? 1461, बहुत बढ़िया। 101, बहुत सुंदर। 29, वेरी गुड। डीपीपी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्यों नहीं दिया भैया, देना चाहिए था। डीपीपी, ऑल डीपीपी डन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इजी पेपर लगा, बोलो इजी पेपर था। इजी तो नहीं था, ठीक था मतलब, पता नहीं। देखो अब कुछ लोग अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको इजी लगेगा, जिन लोगों ने बिना पढ़ाई किए दे दिया होगा, अभी तक चीजें नहीं पढ़ी होगी, उनको टफ लगेगा। बहुत बढ़िया, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था एक बिंदु और एक रेखा के मध्य दूरी, और बिंदु पथ, और कुछ चीजें और भी पढ़ी थी, उनको भी हम लोग अभी देख लेते हैं फटाफट से, और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डीपीपी डन। मैंने नहीं लिया 150 लेक्चर का बैकलॉग है, बैकलॉग खत्म हुआ। वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आज से नई क्लास स्टार्ट हो रही है क्या तुम्हारी केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में नई क्लास स्टार्ट हो रही है, बढ़िया। तो देखो अभी यहाँ पे कमेंट्स रोकते हैं हम लोग और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ये था कि एक अगर लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसकी किसी पॉइंट x1 वाई वन से डिस्टेंस पता करनी हो, तो ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन मॉड्यूलस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आज का जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। अब दो रेखाएं अगर समांतर है, मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा उसके समांतर यहाँ, तो इन दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है ना, इसी के समांतर लेकर आते हैं ये, और इनके बीच की दूरी। मान लीजिए समांतर रेखा पहली जो है इसकी समीकरण है a1 या ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। दो समांतर रेखाओं के समीकरण में केवल और केवल किसका अंतर होता है? दो समांतर रेखाओं के समीकरण में केवल और केवल नियतांक का अंतर होता है। दो समांतर रेखाओं के समीकरण में केवल और केवल नियतांक का अंतर होता है। ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दो भैया, है ना। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दो ऐसे समांतर रेखाएं दे दी गई है, समांतर रेखाओं के बीच में दूरी होगी वो फिक्स दूरी होगी, यहाँ पर नापोगे तो भी उतनी दूरी मिलेगी, और कहीं और पे लोगे तो भी उतनी दूरी मिलेगी। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये है। जब भी हम लोग दूरियों की बातें करेंगे तो केवल लंबवत दूरियों की बात करेंगे और किसी दूरी की बात नहीं करेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर यहाँ से यहाँ की दूरी भी तो पता कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें केवल लंबवत दूरियों की बातें करनी है। किसकी बात करनी है? लंबवत दूरियों की बात करनी है। मतलब ये जो दूरी है ये कितना कोण बनानी चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए, ऐसे। अगर इस दूरी को d कह दिया जाए और पहली समांतर रेखा, मान लो पहली समांतर रेखा की समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरी समांतर रेखा जो इसके समांतर है वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c1 यहाँ पे c2, दो समांतर रेखाओं में केवल और केवल एक नियतांक का अंतर होता है, उनकी प्रवणता समान होती है, इसीलिए x का गुणा तो y का गुणा यहाँ पे समान रहता है ना। अब ये दूरी कितनी होती है? दो समांतर रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एवं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के मध्य दूरी d जो होती है वो इस सूत्र द्वारा दी जाती है, c1 माइनस c2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लो ये सूत्र। और फिर ये बताओ, यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के जोड़े देता हूं, इनके मध्य दूरी ज्ञात करो। रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। पहला है ये दो रेखाएं 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो पहले इसका उत्तर बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई है? और क्या ये बात समझ में आ गई है? और अगर समझ में आ गई है तो फिर इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होगी ये भी बताओ। अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी निकालना आ गया है तो बताओ फिर कि इनके मध्य दूरी कितनी होगी। अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी निकालना आ गया है तो बताओ इन दोनों के मध्य दूरी कितनी होगी। बताओ सूत्र लगाओ, उत्तर लाओ, सूत्र लगाओ, उत्तर लाओ। नहीं, 6/7 गलत है, वर्ग करके अंडर रूट लेना, 6/√13। वेरी गुड। पहली रेखा का नियतांक दूसरी रेखा का नियतांक बटे दोनों में a स्क्वायर बी स्क्वायर समान है, तो 1 माइनस माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि उत्तर हो जाएगा 6/√13। वेरी गुड, 6/√13। तो सभी लोगों ने बता दिया ये बात, वेरी गुड। 95% ने सूत्र भी मान लिया है ना। चलो फिर ये सवाल करो, इन दो रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। क्या ये समांतर रेखाएं हैं? और अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनके मध्य दूरी कितनी होगी? 3x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बताओ कितनी दूरी होगी। अब है ये सवाल, बताओ प्लीज फाइंड द इट, बूम। इसका उत्तर बताओ, तब तक यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। आपने सर ए किसी भी टेस्ट को देता हूँ तो ग्रेटर देन, बेटा टाइम तो थोड़ा लगेगा, इसीलिए तो टेस्ट है। टेस्ट यही चीज चेक करेगा कि 3 घंटे में हम कितना कर पा रहे हैं। 3 घंटे में जितना ज्यादा कर पाएंगे सही से उतने नंबर आएंगे, है ना। ए और बी अलग अलग होंगे तो अलग अलग तो है ही, ये देख लो। (6/√3). वेरी गुड, वॉइस इज वेरी ओके। द डीपीपी में केंद्र परिकेंद्र में मध्य केंद्र परिकेंद्र के मध्य संबंध के सवाल है, बताया तो एच जी और ओ, एच जी और ओ
केंद्रक जो होता है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में बांटता है, ठीक है। और सॉल्यूशन भी तो रहते हैं बेटा, सॉल्यूशन क्यों नहीं देखते हो? हैप्पी दीपावली, प्लीज पूरा डिटेल भूम भूम भूम। सही है, बिल्कुल सही है। क्विक, मैं डीपीपी नहीं करता हूँ, नोटबुक में करता हूँ। हाँ नोटबुक में करो, डीपीपी की एक अलग नोटबुक बना लो, डीपीपी की एक अलग नोटबुक बना लो, उसमें करो उसको, ठीक है। अरे तो एडवांस है क्या? 100% लाने की सोच रहे हो क्या एडवांस में? बताओ इसका आंसर कितना है, आंसर बताओ। अब क्या ये दोनों रेखाएं इस रूप की हैं क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई 11/√136 बोल दिया 25 और क्या ये दोनों समान है? 11/2√34 समांतर नहीं है, एक बोल दिया समांतर ही नहीं है। अरे बेटा ये समांतर तो है, या तो इसको ऊपर वाली को 2 से गुणा कर दो या नीचे वाली को 2 से भाग दे दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली को 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर वाली रेखा क्या बन जाएगी 6x माइनस 10y माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी क्या हो जाएगी 6x माइनस 10y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे गुणा कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब क्या आ जाएगी दूरी 16, इसका माइनस 16 माइनस माइनस 5, पहले के नियतांक में से दूसरे के नियतांक को घटा दिया, बटे अंडर रूट में 6 का वर्ग 36 प्लस 10 का वर्ग 100, तो ये हो गया माइनस 11/√136। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 11/√136। उत्तर हो जाएगा डी इज इक्वल टू 11/√136। आप 16 चाहो तो बाहर ले सकते हो, 16 के पाले से कटेगा क्या? 3/√34 माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, है ना। 4 या 12, 4 चौक 16, 4 के पाले से कट जा रहा है, मतलब 4 बाहर आ जा रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुणा, तो ये हो जाएगा 11/2√34, ये सही, ठीक है, सेम, वेरी गुड। समझ गए बात को? तो अगर एक जैसा नहीं दिया हुआ हो तो भी एक जैसा पता कर सकते हैं। अब यहाँ एक काम की चीज सिखाते हैं तुमको कि दो रेखाएं समांतर और संपाती, इसमें क्या अंतर होता है? दो रेखाओं के समांतर और संपाती होने में क्या अंतर होता है? संपाती रेखाएं तो मतलब एक ही रेखा है ना। नोट, समांतर रेखा, समांतर रेखा, दो रेखाएं समांतर रेखाएं कब होती है? जैसे कि पहली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये समांतर कब होगी? a1/a2 हो इज इक्वल टू b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर c1 और c2 का अनुपात भी बराबर हो गया फिर तो वो दो रेखाएं रहेंगी ही नहीं, वो एक ही रेखा हो जाएगी और वो हो जाएगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, ये होती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और ये हो जाती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों का अनुपात बराबर हो जाए। दोनों का एक एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। देखो इसमें क्या होगा, संपाती रेखाएं कैसी होंगी? जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो है और दूसरी ले ली तुमने 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों अलग अलग रेखाएं थोड़ी ना है, ये दोनों तो एक ही रेखा है। एक ही रेखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो ये भी कितना आ रहा है बता दो, ये भी आ रहा है बता दो, ये भी आ रहा है बता दो। तो किसका उदाहरण हो गया हमारा? संपाती रेखाओं का। अब आते हैं बात की समांतर रेखाएं फिर क्या होती है? तो समांतर रेखाएं कुछ दूरी पर होती है, दूरी पर होती है तो इनका नियतांक अलग अलग होता है। जैसे एक लोगे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी मान लो 6x प्लस 8y ले भी ली, तो यहाँ 10 नहीं लेना है, 10 के अलावा कुछ भी ले लो, 11 ले लो। तो जैसे कि 3/6 4/8 ये दोनों बराबर हो गए, मतलब समांतर हो गई। और तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर की समांतर ही रहेगी, तीसरा अनुपात भी बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगी? संपाती रेखाएं हो जाएंगी। संपाती रेखा मतलब दोनों रेखाएं एक ही है, पहली रेखा भी यही है, दूसरी रेखा भी यही है। और समांतर रेखाएं मतलब कि इनकी प्रवणता तो समान है लेकिन ये दोनों रेखाएं अलग अलग है। प्रवणता यहाँ भी समान होती है क्योंकि प्रवणता के लिए हमने क्या कहा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों अनुपात बराबर आ गया तो प्रवणता बराबर हो जाएगी। संपाती रेखाओं की प्रवणता भी बराबर होगी, समांतर रेखाओं की प्रवणता भी बराबर होगी, लेकिन संपाती में नियतांकों का अनुपात भी वही आ जाएगा, लेकिन समांतर में नियतांकों का अनुपात वह नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? समांतर और संपाती में अंतर समझ में आ गया। संपाती रेखाओं के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही तो रेखा है, दो रेखाएं रही नहीं, एक ही रेखा है, दूसरी है ही नहीं, और जब दूसरी है ही नहीं तो फिर दूसरी लाओगे कहां से? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ 10th में पढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर। एक सवाल और देते हैं तुमको। तो सवाल यह है कि रेखा 5x प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो के समांतर वह रेखा ज्ञात करो जिसकी इस रेखा से दूरी 2 इकाई है, जिसकी इस रेखा से दूरी 2 इकाई है। ऑप्शन देते हैं। बताओ कौन सा सही है? बहुत बढ़िया। इसके क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा क्या? अब ये अभी से कैसे बताएं? जेई एडवांस के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो जनरल की कट ऑफ 35% होती है, कट ऑफ 35%, मतलब 35% मार्क्स ले आओगे जेई एडवांस में तो आईआईटी में सीट मिल जाएगी। समझ लो, 100 में से 35 नंबर ले आओगे तो, 300 में से 105 ले आओगे तो
400 में से 140 नंबर जेई एडवांस के पेपर में ला पा रहे हो तो कट ऑफ तो क्लियर हो गई है। अब कट ऑफ क्लियर हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि जो रैंक जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो कोई कमी नहीं है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड। संगामी रेखा क्या होती है बताइए, क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी पढ़ाया नहीं है, अभी हमने पढ़ेंगे। संगामी संपाती संगामी रेखाएं होती हैं जो एक ही बिंदु से पास होती है, ठीक है। सी, आई थिंक द आंसर इज सी, सी। तो आप टूल भेजते हैं, मल्टीपल करेक्ट 120 सेकंड। बताओ, एक से अधिक उत्तर सही है, एक से अधिक उत्तर सही है। ध्यान रहे दूरी में मॉड होता है, बाहर मॉड होता है, क्या होता है, मॉड होता है, दूरी में मॉड होता है, उस हिसाब से उत्तर देना भैया, ऐसे ही मत दे देना, ठीक है। दूरी में मॉड होता है, क्या आंसर आएगा बताओ। मल्टीपल करेक्ट, एक से अधिक उत्तर सही है। क्लियर है, ए सी है ये पेपर। कहाँ से दिए हैं हम लोग समझे नहीं सर, तो कहाँ से मतलब समझे नहीं क्या होता है, बनाया गया पेपर, फिजिक्स वाला ने दिया है पेपर, प्रैक्टिस का टाइम नहीं निकल पा रहा था, कोई बात नहीं बेटा, इंप्रूव। देखो पेपर देना ज्यादा जरूरी है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो लोग उन बच्चों से तो बहुत आगे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, ठीक है। पहला कदम जरूरी है, ठीक है, कम से कम तुम खुद की वैल्यू तो कर रहे हो कि हाँ मैं जो काम करने आया वो तो करूं, भले पढ़ाई कितनी भी हुई हो। अरे उठो भाई, उठो, जागो, और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा है, किसने कहा है ये बताओ। उठो और जागो, और तब तक मत उठो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो कम से कम तुम अपने बिस्तर से उठ के टेस्ट देने का इतना तो तुमने शक्ति दिखाई, इतनी तो तुमने क्या बोलेंगे उसको कि विल पावर है, खुद की इच्छा, दृढ़ शक्ति इतनी तो है, इच्छा शक्ति तो है इतनी कि तुम उठ के और काम कर रहे हो। नंबर आना नहीं आना सेकेंडरी चीज है, जिसने पेपर देना शुरू किया उसके नंबर भी आना शुरू होंगे, ने पेपर ही नहीं दिया, डीपीपी नहीं की, तो फिर क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, फिर आराम करो, बस आओ यहाँ पे देखो, कहानी की तरह सुन लो और चले जाओ। ए और सी, ए भी उत्तर है सी भी उत्तर है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, दो तरह से कर सकते हैं, या तो इन रेखाओं से दूरी पता कर लो, या फिर क्या करो कि माना समांतर रेखा की समीकरण 5x प्लस 12y प्लस के इज इक्वल टू 0 है, यही होगी ना भैया। ये अगर एक रेखा है और इसके समांतर रेखा की समीकरण पता करनी है तो ए एक्स और बी वाई तो ऐसा कैसा रहता है, केवल नियतांक बदलता है। तो यहाँ 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0 था, यहाँ 5x प्लस 12y प्लस के इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होगी, नियतांक में से नियतांक को घटा दो, के माइनस 3 बटे अंडर रूट 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। अच्छा दूरी दी कितनी हुई हमको, दूरी दी हुई है 2, के माइनस 3 नीचे 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 169, 2 इज इक्वल टू के माइनस 3, ऊपर आ गया के माइनस 3 का मापांक, चलो पूरे पे ही लिख देते हैं, के माइनस 3 का मापांक बटे 13। अब जब मापांक खुलता है तो दो चिन्ह के साथ खुलता है, या तो के माइनस 3 बटे 13 सीधा सीधा 2 होगा, या के माइनस 3 बटे 13 माइनस 2 होगा। ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, तो के इज इक्वल टू या तो 29 होगा, या इधर गुणा करो माइनस 26, तो के इज इक्वल टू माइनस 23 होगा। तो ले जाकर रख दो कहाँ, इसकी एक ही जगह, ये रखोगे तो आएगा 5x प्लस 12y प्लस 29 इज इक्वल टू 0, या फिर 5x प्लस 12y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, आंसर हो जाएंगे या तो ये या ये। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, बोलो। नमस्ते नमस्ते, बढ़िया बढ़िया। बताओ क्या यह सवाल समझ में आ गया, दो आंसर होंगे, ये बात क्लियर है, बोलो। ऑल क्लियर, ए एंड सी, प्रखर अग्रहरी, वेरी गुड, ऑल क्रिस्टल क्लियर। 3 माइनस के भी हो सकता है तो भी वही होगा, एक बार इधर से जो उत्तर आ रहा है इधर से आ जाएगा, इधर से आ रहा है इधर से आ जाएगा, 3 माइनस के भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी सही उत्तर ही आएगा, ठीक है, उससे भी सही उत्तर ही आएगा। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं, जैसे कि ये करो, इसमें भी ऑप्शन देते हैं तुमको। किसी वर्ग की दो भुजाएं इन दो रेखाओं पर स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन सही करें, वेरी गुड, डाउड डाउड से, बहुत बढ़िया, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, वेरी गुड। टी के मान की जगह के क्यों रखा, जब समांतर रेखाएं मानी जाती हैं तो बस नियतांक को परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें 3 था, 3 हटा के रख दिया, के की जगह लैम्डा रख दो, सी रख दो, पी रख दो, अल्फा रख दो, बीटा रख दो, है ना। क्या करना है कि दोनों समीकरणों का नियतांक उठाना है, पहले समीकरण का नियतांक क्या है 3, दूसरी समीकरण का नियतांक क्या है के, और दोनों का क्या ले लेना है अंतर, क्या ले लेना है अंतर। धोखा सी नहीं होगा क्योंकि वाई ही ओनली राइट है, वेरी गुड। क्या हमेशा मॉड हटा, हाँ बिल्कुल, हमेशा जब जब मॉड हटेगा तब तक प्लस माइनस आएगा, ठीक है। मॉड से बाहर पॉजिटिव आता है लेकिन मॉड के अंदर तो नेगेटिव जा सकता है। किसी संख्या का मापांक मान लीजिए 3 आ रहा है, तो अंदर लिखी हुई संख्या क्या क्या हो सकती है, या तो 3 ही हो सकती है या फिर -3 भी हो सकती है, क्योंकि अंदर तो नेगेटिव जा सकता है ना। तो बाहर धनात्मक आ रहा है, बाहर धनात्मक आ रहा है मतलब अंदर लिखी हुई संख्या या तो सीधा सीधा इसके बराबर है
ये, या फिर अंदर लिखी हुई संख्या इसके ऋणात्मक के बराबर है, ताकि इसको मापांक लगाने पर उसने धनात्मक बना दिया। तो मापांक से बाहर धनात्मक आता है, मापांक के अंदर तो ऋणात्मक चीजें जा सकती है। किसी संख्या का मापांक कोई धनात्मक संख्या आ रही है, मतलब वो संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। x 3 होगा तो भी 3 का मापांक 3 आएगा, और x -3 होगा तो भी -3 का मापांक 3 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मापांक x का 3 आ रहा है तो x या तो -3 रहा होगा या x 3 रहा होगा। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, +-3। समझ गए? यहां कैसी बातें की गई हैं। एक रेखा है ये x + y = 1 और दूसरी रेखा है x + y = 7। अब इन दोनों के मध्य एक वर्ग बनाया गया, किसी वर्ग की दो भुजाएं इस तरह से स्थित है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ कैसे पता करें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो इस वर्ग की भुजा है ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए और ये भी ए। बताओ इस ए दूरी को पता कर सकते हो क्या तुम कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी, इस वर्ग की भुजा क्या होगी। चलो पोल भेजते हैं अब, सिंगल करेक्ट 120 सेकंड्स। तो यह रेखा है x + y - 1 = 0 और यह रेखा है x + y + 8 = 0। तो इनके मध्य जो दूरी है जिसको हमने a माना है वो कितनी हो जाएगी, इसके नियतांक में से इसके नियतांक को घटाओ, इसके नियतांक को बटे √ x के गुणांक का वर्ग y के गुणांक का वर्ग, तो कितना आ गया -8/√2। तो a कितना हो गया -4√2। अब मापांक से बाहर तो धनात्मक ही आता है, मतलब इन दो रेखाओं के मध्य की दूरी 4√2 है। अब ये जो दूरी है यही क्या है, इस वर्ग की भुजा है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग यानी कि 4√2 का वर्ग यानी कि 32। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 51%। क्या यह सवाल समझ में आया है, बोलो क्या यह सवाल समझ में आया है। क्यों अरमान अंसारी बेटा, क्या ऑप्शन में क्या सही करना है भी लिखो थोड़ा सा, है ना, तब तो पता चले कि भाई क्या है। हाँ मंटू कुमार ने बता दिया है सही हमको, मंटू कुमार ने, कि वेरी गुड चेतना बेटा, 5 सेकंड में, वेरी गुड, है ना, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अभी आएगा लीडर बोर्ड भी आएगा। a² d² 32, नो पोल वर्क, यस पोल वर्क। गौरांग सिंघल, उमेश कुमार, रोशन यादव, चंद्र प्रकाश सुंदरा, कल्पना बाबा, साबूलाल जी, अनिकेत कठिक, शिवांश शर्मा और लोकेंद्र वर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, तो ये हो गई दो रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी की बातें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, लंबपाद के निर्देशांक तथा रेखा के सापेक्ष बिंदु का प्रतिबिंब। अब ध्यान से सुनना, लिखना बिल्कुल बंद कर देना, है ना। दो चीजें यहां पे लिखी हुई है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि लंबपाद के निर्देशांक, पहला टॉपिक तो है हमारा लंबपाद के निर्देशांक, और दूसरा रेखा के सापेक्ष बिंदु का प्रतिबिंब। दो चीजें हम लोग सीखेंगे यहां पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और दूसरी इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं, इनको समझते हैं। देखो क्या हुआ, ऐसे ही बैठे बैठे हमने सोचा कि मान लीजिए ये एक रेखा है ना, इसको एक्स मत मानना, एक्स अक्ष मत मानना, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। और फिर एक बिंदु हम लोगों को यहाँ दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था। इस बिंदु के निर्देशांक थे x1, y1, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया कि अगर इस बिंदु से एक रेखा ऐसी खींची जाए जो इस दी गई रेखा के लंबवत हो, एक रेखा ऐसी खींची जाए जो इस दी गई रेखा के लंबवत हो। ध्यान से सुनना भैया, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये एक रेखा हमको दी गई थी, कौन सी रेखा, ये रेखा ax + by + c = 0। और हमसे कहा गया कि इस दिए गए बिंदु से अगर इस दी गई रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए यानी कि एक लंब गिराया जाए तो वह किस बिंदु पर जाके मिलेगा, इस बिंदु के निर्देशांक बताओ हमको, है ना। तो देखो पहला लंबा तरीका तो क्या हो सकता है कि यह रेखा दी हुई है, सुनना ध्यान से, सुनना समझदार लोग, ये रेखा दी हुई है, इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी क्या बोलो, आ जाएगी बिल्कुल सर। अगर इस रेखा की प्रवणता आ गई तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता भी आ जाएगी, m1 × m2 = -1 से। अब इस रेखा की प्रवणता आ गई जो इसके लंबवत है और इस रेखा पे एक बिंदु भी तुमको पता है, तो इस रेखा के समीकरण लिख दोगे क्या, प्रवणता मिल गई, बिंदु मिल गया, तो रेखा के समीकरण भी लिख दोगे। अब इसकी रेखा आ गई, इस रेखा के समीकरण आ गई और इस रेखा के समीकरण दी हुई थी, और इन दोनों का अगर प्रतिच्छेदन बिंदु पता कर लोगे तो क्या q मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना। क्या करना है फिर से बता रहा हूं, ये रेखा, इसका स्लोप मान लीजिए इसका स्लोप m है, तो इसके लंबवत रेखा का स्लोप क्या हो जाएगा, इसके स्लोप का व्युत्क्रम और माइनस, और ये किस बिंदु से गुजरता है, x1, y1 से। तो इस रेखा के लंबवत रेखा जो कि इस बिंदु से गुजरती है उसकी समीकरण लिख लोगे, इसका स्लोप आ गया, ये बिंदु आ गया, समीकरण लिख लेना। अब इसकी समीकरण आ गई, इसकी समीकरण दी गई थी, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अगर निकाल दिया जाए, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अगर निकाल दिया जाए तो बिंदु q आ जाएगा। तो ये तो हो गया बड़ा मेथड। अब छोटा मेथड क्या है कि इस q बिंदु के निर्देशांक, q के निर्देशांक, q क्या चीज हो गई, q हो गया लंबपाद, जिस जगह लंब आकर इस रेखा से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लंबपाद के निर्देशांक, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, मान लो इस q के निर्देशांक x, y है, तो एक समीकरण हल करनी पड़ती है, x - x1/a, क्या है, यहां जो x का गुणांक है वो = y - y1/b -ax1 by1 + c, और इस बार अंडर रूट नहीं लगाना है, ऐसे कैसे लिख देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझाता हूं मैं। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, लिखना बिल्कुल नहीं, अभी लिखने का समय दिया जाएगा। क्या है कि रेखा x + y + 1 = 0 पर बिंदु 4,6 से गिराए गए लंब के लंबपाद ज्ञात करो। ध्यान से सुनना भैया, अभी कुछ मत करना। मतलब इस बार कैसी बातें हैं कि एक रेखा थी, इस रेखा के समीकरण है x + y + 1 = 0, और कहां से लंब गिराया जा रहा है, बिंदु 4,6 से, और ये जिस जगह जाके मिल रहा है उसके निर्देशांक हमको बताने हैं। इसके निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं,
एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। अब बताओ अगर तुलना की जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये रेखा है, ए का मान एक, बी का मान एक, सी का मान एक, और एक्स वन वाई वन की जगह कितना लिखा हुआ है 4 6, इस सूत्र में रखता हूं मैं। एक्स तो बताना है हमको, एक्स एक्स ही रख देंगे, एक्स वन की जगह 4 और इसका गुणांक 1 बटा 1 माइनस, क्या करना है, इस बिंदु को इस रेखा में संतुष्ट करवाना है ना। देखो एक्स वन वाई वन को यहाँ लिखा था, तो 4 एक्स की जगह 4, वाई की जगह 6 प्लस 1 बटे 1 का वर्ग 1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस 4 बटे 1 वाई माइनस 6 बटे 1 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 6 4 10 और 1 11 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, पहले इसकी इससे तुलना कर दो, फिर इसकी इससे तुलना कर दो, तो दो तुलनाएं करनी पड़ेंगी। x माइनस 4 बटे 1 को पहले माइनस 11 बटे 2 ले लो, इससे x माइनस 4 x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 11 बटे 2, तो यहाँ से x कितना आ गया 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे 2, और फिर इन दोनों की तुलना कर दो, तो y माइनस 6 बटा 1 इज इक्वल टू माइनस 11 बटे 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 11 बटे 2 यानी कि 1 बटा 2, यानी कि जो लम्ब हमने गिराया है इसके निर्देशांक आ गए माइनस 3 बटे 2 कॉमा 1 बटे 2। अब इसको लिखो और बताओ कि क्या ये समझ में आया है, क्या इस टाइप के सवाल कर पाएंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत किसी को बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की हो जाना चाहिए। माइनस 3 बटा 2 कॉमा 1 बटा 2, बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आई है, क्या यह बात समझ में आई है। ए बी का मान कैसे आया, ए क्या होता है, ए होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक वाई का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है 1 है, वाई का गुणांक कितना है 1 है, इसीलिए ए 1 और बी 1। ठीक है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो कुछ बातें की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेशन नंबर 3 कैसे होगा, सर जी टेस्ट में वेरी गुड, मेंस में भी देखो 40% तक कट ऑफ होती है, लेकिन अच्छा करना तो कम से कम 50% से ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और प्रॉपर मेथड से नहीं करना भैया, इसलिए तो ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, प्रॉपर मेथड से करते हैं तो फिर टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो करो बेटा, ये दीपावली छुट्टियां आ रही है, इसमें निपटाओ, है ना, 3 4 दिन की छुट्टियां रहने वाली है, फटाफट फटाफट करो इसमें। ओ माय गॉड, नो पोल, फिर से छुटकू सा पोल भेजते हैं, देखो बताओ समझ में आ गया क्या, छुटकू सा पोल भेजा है, समझ में आई बात या नहीं आई, बता दे मेरे भाई, क्या यह बात समझ में आई है, आई है, क्या यह बात समझ में आई है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ा जाए, एक सवाल और दिया जाए, अब तुम खुद करके बताओ, प्रतिबिंब बाद में लाएंगे, है ना, पहले इसको करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ए बी सी डी, माइनस 6,2, 6, माइनस 2, 0,2, 0, -2, बताओ। कि आंसर आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। -4 रूट कैसे आया, वेरी गुड, यस, क्रिस्टल क्लियर। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे कैसे चलेगा बिना नोट्स के। 4 रूट 2 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं भैया, 8 को काटोगे 8 बटा √2, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 बटे √2। अब √2 को फिर से क्या लिख सकते हो, 4 गुणा √2 गुणा √2 बटे √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4√2, ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ चलो इसके लिए पोल भेजा जाएगा, एक सिंगल करेक्ट 120 सेकंड का, क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या आंसर आ रहा है बताओ। -3,5 से रेखा x माइनस वाई प्लस 5, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, और सी का मान 2 है, तो क्या किया जाए। सूत्र क्या होता है हमारा, x माइनस x1 बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। इसका मतलब होता है कि इस बिंदु को इस रेखा में रख दो और x का गुणांक a, y का गुणांक b, x माइनस -3, x का गुणांक 1, y -5, इसका गुणांक b, माइनस रख दो -3 -5 2 बटे 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई -5 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया -8 प्लस 2 बटे 2, तो x प्लस 3 -1 लिखना है यहाँ पे, x प्लस 3 बटे 1 y -5 बटे -1, तो x प्लस 3 बटे 1 y -5 बटे -1, ये कितना हो जाएगा अंदर -6 बटे 2 -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक एक करके दोनों की तुलना कर दो, एक बार x प्लस 3 बटे 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से x कितना आ गया 0, और एक बार y -5 बटे -1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y कितना आ गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा सी, 45% ही सी तक पहुंच पाए। बताओ क्या यह सवाल समझ में आ गया है, बोलो क्या यह सवाल समझ में आ गया है। सानिया परवीन बताओ बेटा, IITian अर्पित सिंह, ये भी बढ़िया है, ये भी ठीक है, क्यों, शनि गौतम, सभ्यता एंजल, यस सर वेरी गुड, बाकी लोग भी बताओ भैया, सी, हेलो प्रियांशु मिश्रा, यस वेरी गुड, चेतना बिरला, प्रिंस कुमार शाह, गोपाल छवन, दीपक कुमार बलिया, ज्ञानोदय आ चुके हैं, वेरी गुड, सेजल नगीना,
काजल कुमारी, वेदांत चौधरी। वाई तो नेगेटिव है तो -1 लिखा तो है। ऑल क्रिस्टल क्लियर, 0,2 ऑल धूम। -5 कैसे है? क्योंकि x1 -3 है और y1 5 है, तो 5 को घटाया, इस वजह से यह उत्तर आया, है ना। मेरे मन को भाया, मैंने माइनस लगाया। ठीक है, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं और एक और चीज सीखते हैं। दूसरा पार्ट, प्रतिबिंब। अभी तक हमने क्या देखा? लंब पात के निर्देशांक देखें, अब दूसरा देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब। वहां पर पहला जाकर लिख दो, लंब पात लिखा था ना हमने, ये पहला लंब पात। दूसरे पे आ जाते हैं, प्रतिबिंब। अभी प्रतिबिंब क्या होता है, फिर से लिखना बंद कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे, केवल और केवल ध्यान से सुनेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। क्या कहा गया इस बार? एक रेखा हमको दी गई, मान लीजिए वो रेखा कुछ इस तरह से थी, जिसकी समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्रतिबिंब का क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर? यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है जिसके निर्देशांक है x1, y1। तो इसको एक दर्पण की तरह यूज करो। इस रेखा को मान लो कि ये रेखा एक दर्पण है। क्या है ये? एक दर्पण है। कैसा? इस तरह से ऊपर की तरफ से देख रहे हैं हम लोग, ये सीधा कर देते हैं इसको। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण में, वो हमको बताना है। अगर ये रेखा एक दर्पण है तो इस बिंदु का प्रतिबिंब इस रेखा में, इस दर्पण में कहाँ बनेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? तो तुम जानते हो कि जितना आगे ये बिंदु है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है ना। ये बात जानते हो ना भैया, फिजिक्स इतनी तो पढ़ी ली हमने कि अगर ये ऊपर जितनी दूरी है, ये बिंदु क्या है, लंबपाद, उतना ही पीछे प्रतिबिंब होगा। ये पी क्यू और क्यू आर बराबर होंगे। क्यू हमारा लंबपाद है और आर जो है वो क्या है, प्रतिबिंब है। अब मुझे बताओ कि इस प्रतिबिंब के निर्देशांक कैसे पता करें? क्या विचार है तुम्हारे इस बारे में? कि ये रेखा की समीकरण दी हुई है, ये बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, सोचो तुम कि क्या करें, कैसे पता करें प्रतिबिंब के निर्देशांक। ये इस बिंदु के प्रतिबिंब के निर्देशांक कैसे पता करें? बोलो। समतल दर्पण में। वेरी गुड। बताओ फिर, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ मेरे भाई, उत्तर बताओ। क्या होगा इसका प्रतिबिंब इसमें पता करें तो वो क्या मिलेगा? मध्य बिंदु से। वेरी गुड। एक तो ये बोल रहे हैं कि सर लंबपात पता कर लो, जितना ये दूरी उतना दूरी इसके निर्देशांक मान लेना, मध्य बिंदु से पता कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होगी, नेगेटिव कर दो। हाँ, तो एक तो जो सबसे पहली बात बता रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग, वेरी गुड, अच्छी बात है, ये सुन के अच्छा लगता है, इतने लोग जवाब दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सही, सही है, मैक्सिमम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि सर अभी अभी हमने क्यू के निर्देशांक निकालना सीख लिए हैं, और क्यू एक तरह से इस पी और आर का क्या है, मध्य बिंदु है, तो आर के निर्देशांक मान लेना और इन दोनों का मध्य बिंदु इसको कर देना, इससे उत्तर आ जाएगा, है ना। अब इसी चीज को करने के लिए क्यू के निर्देशांक तो बताने ही पड़ेंगे तुमको, यानी कि आर के निर्देशांक अगर सीधा पता करने हो तो क्या सूत्र बनाया गया, ये देखते हैं। जो तुम बोल रहे हो वो सब सही है और वही काम करके ये सूत्र निकाला गया है। आर के निर्देशांक यानी कि प्रतिबिंब के निर्देशांक। क्या हो जाएंगे? जो सूत्र पहले लिखा था वही का वही लिख दो। x माइनस एक्स वन बटे ए वही लिख दिया, y माइनस वाई वन बटे बी वही लिख दिया। लेकिन इस बार क्या करो, यहां जो लिखा था ना ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके आगे माइनस लगाया था पहले, अब -2 कर देना। बस सूत्र में इतना ही अंतर आएगा। पिछली बार जो माइनस था उसकी जगह कर दो -2, तो प्रतिबिंब के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे कि रेखा 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में बिंदु 1,1 के का प्रतिबिंब ज्ञात करो। का प्रतिबिंब करो भैया, लिखो इसको और प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या होगा बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या कि काम कर लोगे? पी के निर्देशांक को नेगेटिव कर दो। नेगेटिव नहीं करना बेटा, ये एक्स अक्ष नहीं है, ये कोई भी रेखा हो सकती है, ये ऐसी टेढ़ी रेखा भी हो सकती है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा, है ना। ये डायग्राम मान लो तुम कि ये 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहां पर 1,1 दिया हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये हमको बताना है। ये p है और r हमको बताना है, r हमको बताना है। ठीक है, तो क्या किया जाए? x माइनस 1 बटे x का गुणांक 3, y माइनस वाई वन बटे y का गुणांक 4 माइनस 2 गुणा x और y के निर्देशांक यहाँ रख दो, 3 प्लस 4 माइनस 1 बटे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, x माइनस 1 बटे 3 y माइनस 1 बटे 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 6 बटे 25। तो x माइनस 1 बटा 3 y माइनस 1 बटा 4 इज इक्वल टू माइनस 12 बटे 25। करो फिर, दोनों को अलग अलग तुलना करो। एक बार x माइनस 1 बटा 3 इज इक्वल टू माइनस 12 बटे 25, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 36 बटे 25, और ये इधर जोड़ दो तो ये हो जाएगा माइनस 13 बटे 25। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y वाले में? y माइनस 1 बटा 4 इज इक्वल टू माइनस 12 बटे 25, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 48 बटे 25, y यहाँ से आ जाएगा माइनस 23 बटा 25, तो उत्तर हो जाएगा माइनस 13 बटा 25 और माइनस 23 बटा 25। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यही उत्तर आ रहा है तुम्हारा भी?
90%। वेरी गुड। इसका उत्तर बताओ, क्या यही उत्तर आ रहा है? -23/25 और -13/25। -13/25 एक्स आ गया, -23/25 वाई आ गया। ये पीले डब्बों में लिखे हुए हैं उत्तर, पीले डब्बों में है। वेरी गुड रणवीर ठाकुर, ठाकुर रणवीर। 4x की जगह 4y होगा। हाँ कोई बात नहीं, वाई ही तो लिखा हुआ है, एक्स क्यों बोल रहे हो तुम? कहाँ लिखा हुआ है एक्स? कुछ भी। अरे याद रखना है सूत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। 89%। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो फिर हो जाएगा। जैसे कि ये एक सवाल बताओ, इसका उत्तर बताओ, क्या उत्तर आ रहा है बताओ। 5x + y + 6 = 0 में 4, -13 का प्रतिबिंब क्या होगा? बताओ। तब तक यहाँ की बातें करते हैं कुछ कुछ। हाँ परसों से है, मतलब मैथ्स की तो परसों से है, बाकी तुम्हारा नहीं पता। 11/25 अभी को समझ आया है। वेरी गुड। अरे तुम लोग बिल्कुल ही एकदम शेड्यूल वेड्यूल कुछ नहीं देखते हो क्या? हाँ, ऐप में देखा करो बेटा, तुम्हारा सब कुछ उसमें डला हुआ है, कब क्लास होगी, कब नहीं होगी, कब टेस्ट होगा, किस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा, पूरे साल का एक साथ बना के दिया हुआ है तुमको। उस प्लानर को उठाओ, देखो, उसमें चीजें पता चलेंगी तुमको, है ना? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हाँ 75% चाहिए, लेकिन हमारा जेईई का एग्जाम जनवरी में, ये कैसे? तो बाद में देखा जाएगा वो, है ना, कि अगर 75% उधर नहीं ला पाए तो फिर इसको भी नहीं माना जाएगा। पहले से थोड़ी ना चाहिए, बोल रहे हैं कि जब एडमिशन लोगे उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। 75% जरूरी है, लेकिन एडमिशन के समय एग्जाम दे दो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि हाँ 75% तो मैं ले ही आऊंगा, तो एग्जाम दे दो। अगर आ गए तो वो तुम्हें रख लेंगे, नहीं आए तो भले सिलेक्शन हो जाएगा तो भी तुम्हें वो एडमिशन नहीं देंगे। इतनी सी तो बात है, हाँ? छोटी सी बात। चलिए फिर क्या किया जाए? 5x + y + 6 = 0 में बिंदु 4, -13 का प्रतिबिंब हमको बताना है। तो क्या करते हैं हम लोग? पोल भेज भेज दिया क्या? पोल अभी भेजते हैं। पोल 120 सेकंड, 2 मिनट का समय है। बताओ। x -4/5 y -13/1 -2 गुणा इस बिंदु को इस रेखा में रख दो, 5 × 4, और y की जगह -13 + 6/5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1। ये ऐसा कुछ रहने वाला है ना? अब क्या करें? x -4/5 y +13/1 -2 गुणा 5 चौक 20 -13 + 6/26। ये हो गया x -4/5 + y +13/1 -2 गुणा, ये कितना हो गया? ऊपर 26 - 13, यानी कि ऊपर 13 बचा, नीचे 26, तो 13 दूना 26/26 हो गया, -1। तो x -4/5 -1 और y +13/1 -1। तो ये हो गया -5, x -1, y +13 = 1, y -1 -14। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 74% का आ गया ये। देखो तुम्हारे सामने 2 मिनट का टाइमर लगाया मैंने और सारी स्टेप्स लिख लिख के सॉल्व किया, जैसा जैसा किया जाता है हर स्टेप को लिखा। मतलब ये सवाल 2 मिनट में हो सकता है, बड़ी आसानी से इस सवाल को हम लोग 2 मिनट में कर सकते हैं। समझ गए बात को? बोलो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इसमें क्या होगा, इसका उत्तर बताओ। और 1 मिनट का सवाल है ये, है ना? कितने मिनट का सवाल है? 1 मिनट का सवाल है। -1, -2, -1, 1, -2, और दोनों पे माइनस लग गया, इसमें माइनस लग गया, 2, 1। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, भेज देता हूँ मैं। चलो 2 मिनट का भेज देता हूँ पोल। -5 -3 कैसे लिया? कहाँ लिया -5 -3? -5 -3 कैसे लिया? ये दिया हुआ है ना, इसका x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है। हाँ, -5 -3 कहाँ लिए हैं? किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? ए इज द राइट आंसर। ऑल क्लियर, वेरी गुड। -11/25 होगा क्या? देख लेते हैं, 2-3 बार बोल दिया कुछ लोगों ने। -11/25 होगा, सही बात कर रहे हो। ये बताओ, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, x अक्ष बनाते हैं। अब इसमें पूरा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो केवल देखकर ही करना है। 1, 2, 1, 2, अगर इसको प्रतिबिंब की तरह लोगे तो क्या होगा? यह बिंदु जितना आगे है उतना ही पीछे भेज देना है हम लोगों को। अब बताओ कि अगर ऐसा होगा तो इस दूरी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये दूरी तो इस दूरी के बराबर ही होगी ना? ध्यान से सुनना भैया, ये दूरियां तो आपस में बराबर ही होंगी, और ये दूरियां, इन बिंदुओं की दूरियां, तो मतलब y निर्देशांक तो 2 ही रहेगा। ये x निर्देशांक कितना था यहाँ पे? ये कितना आगे निकला हुआ है? x निर्देशांक मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो ये बिंदु कितना पीछे होगा? 1 इकाई पीछे होगा। तो x अक्ष पर 1 इकाई पीछे जाओगे क्या मिलेगा? -1, 0, और ऊपर जाओगे -1, 2, तो उत्तर हो जाएगा b -1, 2। बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आई कि उत्तर -1, 2 होगा? बोलो मेरे भाई, भाई 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 भाई, बोलो मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? प्रतिबिंब निकाल पाए? बोलो बोलो। दर्पण के बारे में तुम क्या जानते हो?
क्या जानते हो दर्पण के बारे में? एक नोट यहाँ पे लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। पहले ये बात समझ में आ गई क्या? इसके बारे में बात करते हैं। अब ये कैसे आ गई, मैं कैसे बताएगा बेटा? ये तो तुम बताओगे। जो 10th में नहीं किया था वो करना पड़ेगा, पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा। आप ऑप्शन कैसे दिए हो? तुक्का मार के नहीं, तुक्का मार के। ए और बी का मान क्यों नहीं लिया? लेकिन इसमें ए और बी का मान लिया है। कहाँ लिया है? इसमें ए का मान 5 है और बी का मान 1 है। बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, डायरेक्ट देख के लिख देंगे ए 5 बी 1, है ना? है ना? बोलू -11/25, 20 द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। पोल स्टॉप्ड, नो पोल, कोई बात नहीं। अब कुछ चीजें सिखाते हैं तुमको, कुछ चीजें सिखाते हैं। ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना। नोट कि अक्षरों में प्रतिबिंब कैसे पता किया जाता है। नोट जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनना है भैया, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहां पर बिंदु है मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा का एक्स अक्ष में प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा और एक्स अक्ष में प्रतिबिंब लोगे तो अब क्या होगा? एक्स निर्देशांक वही का वही रहेगा और वाई निर्देशांक क्या आ जाएगा? जैसे कि ये पी है अगर, तो इसका इधर जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? एक्स निर्देशांक वही रहेगा, वाई में माइनस आ जाएगा। और वाई अक्ष में प्रतिबिंब चाहिए तो अभी जो हमने किया था वही कर दोगे। इधर जो प्रतिबिंब होगा दूसरा, मान लो इसको आर डैश कहते हैं, तो इस बार क्या होगा? एक्स निर्देशांक ऋणात्मक हो जाएगा, वाई वही का वही रहेगा। तो अगर एक्स अक्ष में प्रतिबिंब लेना है तो वाई को ऋणात्मक कर दो, जो भी दिया हुआ था। अगर ऋणात्मक था तो धनात्मक कर दो, धनात्मक था तो ऋणात्मक कर दो। और वाई अक्ष में प्रतिबिंब लेना है तो एक्स को ऋणात्मक कर दो। ठीक है? अच्छा, ये बात के साथ साथ एक बात हमें और याद रखनी है कि अगर रेखा y = x में प्रतिबिंब लिया जाता है, y = x रेखा कहां होती है? ये 90 डिग्री कोण होता है। तो एक्जैक्टली कितना कोण बनाती हुई रेखा होगी? 45 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा। यानी कि इनको ऐसे दो बराबर बराबर टुकड़ों में कोई बांट दे। यहां पे कोई बिंदु लिया जाए, मान लीजिए 1,3 या 3,1, तो इसका y = x रेखा में जो प्रतिबिंब होता है ना वो 1,3 हो जाता है। यानी कि अगर यह बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है तो इसका y = x रेखा में प्रतिबिंब बीटा कॉमा अल्फा हो जाता है। अगर ये बिंदु p है और ये r है तो प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा हमारा। ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर होते हैं और ये रेखा क्या है? y = x है ना? तो ये क्या हो गया? अल्फा कॉमा बीटा का, लिख लो इस बात को, x अक्ष में प्रतिबिंब। ये क्या हो गया? अल्फा कॉमा बीटा का y अक्ष में प्रतिबिंब। और ये क्या हो गया? अल्फा कॉमा बीटा का y = x में प्रतिबिंब, बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है कि दादा समझो कि ना है? बोलो, क्या ये बातें याद रख लोगे? क्या क्या ये चीजें समझ में आएगी? जिसको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ तो समीकरण भी है तुम्हारे पास। एक्चुअली हरी जगह समीकरण, तो इसकी समीकरण x - y = 0 रख के पूरा चेक कर लेना, आंसर तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्फा कॉमा बीटा का प्रतिबिंब बीटा कॉमा अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिबिंब। ठीक है? बहुत बढ़िया। अगर अल्फा बराबर बीटा होगा तो फिर ये दोनों बिंदु y = x पर ही आ जाएंगे, फिर प्रतिबिंब की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है? माधुरी 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 3 बार माधुरी हमसे बोल रही है कि टूल नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं आ तो रहा है। यूं ही बातें कर रहे हो। अभी था नोट नंबर 1, अब एक नोट नंबर 2 पढ़ते हैं। नोट नंबर 2, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। नोट नंबर 2, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ी सी हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जितनी समझ में आ जाए उतनी बढ़िया, है ना? मान लीजिए एक दर्पण है, ऊपर की तरफ इसका मुंह है, ऐसा कुछ दर्पण है। दिख, दिख रहा है? क्या किया हमने? इसको हटा देते हैं, ऐसे ही समझ जाओगे तुम तो, समझदार हो। दो प्रकार की किरण होती है, एक होती है आपतित किरण और एक होती है परावर्तित किरण। क्या क्या होती है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। मान लीजिए यहां से इस पर आपतित किरण ऐसी है और परावर्तन के पश्चात, इस बिंदु से परावर्तन के पश्चात ये ऐसे लौट जाती है। ठीक है? तो क्या होगा? यह कोण अगर थीटा है, आपतन कोण, तो यही कोण कितना भी होता है? परावर्तन कोण भी होता है। इसको कहते हैं आपतन परावर्तन, या ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं। यहां पर अभिलंब बना देते हैं ये। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होता है। जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर चली जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दर्पण है हमारा, ये जो दर्पण है, इस दर्पण में आपतित किरण का प्रतिबिंब लिया जाए, आपतित किरण का प्रतिबिंब लिया जाए, तो ये कहां होगी? ये आपतित किरण का प्रतिबिंब यहां कहीं मिलेगा हम लोगों को। ये आपतित किरण का प्रतिबिंब जो होता है ये परावर्तित किरण के संगत होता है ना? जैसे ये होगी आपतित किरण। ये काम करते हैं, परावर्तित किरण को अलग रंग से बनाते हैं। ये आपतित थी और ये परावर्तित थी, और परावर्तित किरण का जो प्रतिबिंब होगा वो कहां होगा? परावर्तित किरण का प्रतिबिंब इस आपतित किरण के संगत होगा। ठीक है? तो समझना क्या है हम लोगों को, अब इस पे आते हैं काम की बात पे। ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये परावर्तित किरण का प्रतिबिंब होती है, और ये जो परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये आपतित किरण का प्रतिबिंब होती है। इतनी सी बात समझनी है। ठीक है? कितनी सी बात समझनी है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाएं तो वो परावर्तित किरण का प्रतिबिंब होती है, और परावर्तित किरण को आगे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं तो आपतित किरण का प्रतिबिंब होती है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपतित किरण पर अगर कोई बिंदु लोगे, मान लीजिए बिंदु लिया अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, मान लीजिए ये आर है, जो भी प्रतिबिंब आएगा ये प्रतिबिंब किस पर होगा? परावर्तित किरण पर होगा। और परावर्तित किरण पर कोई बिंदु लोगे तो उसका प्रतिबिंब किस पर मिलेगा? आपतित किरण पर मिलेगा।
ऐसा कुछ। यहाँ कोई बिंदु लोगे पी डैश, तो उसका प्रतिबिंब आपतित किरण को आगे बढ़ाने वाले पे रेखा पे मिलता है, और आपतित किरण पे कोई बिंदु लोगे तो उसका प्रतिबिंब परावर्तित किरण को मिलाने वाली रेखा पे मिलता है। ये सीधा नहीं आई लाइन, सीधी बनाते हैं इसको। इस पर कोई बिंदु लोगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, यहाँ वाले का प्रतिबिंब वहाँ मिलेगा। ठीक है, अब ये थोड़ी सी फिजिक्स है, अगर ये बातें अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो अभी के लिए याद कर लो। ठीक है, कि आपतित किरण परावर्तित किरण क्या चीजें होती है? जिस कोण पर रेखा गिरती है और दर्पण से प्रतिबिंब के बाद जिस दिशा में वो चली जाती है वो जाती है परावर्तित किरण। तो पी का प्रतिबिंब आर हो गया और पी डैश का प्रतिबिंब आर डैश हो गया। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, दर्पण और ये जो अभिलंब हमने बनाया, ये चारों के चारों जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं हम लोग। पहला बात कि आपतित किरण पर स्थित बिंदु का दर्पण रेखा में प्रतिबिंब परावर्तित किरण पर होता है। और दूसरा, परावर्तित किरण पर स्थित बिंदु का दर्पण रेखा में प्रतिबिंब आपतित किरण पर होता है। आपतित किरण पर होता है। समझ गए बात को? बोलो, क्या ये दो बिंदु समझ में आए हैं? क्या ये पहले दो बिंदु समझ में आए हैं? जितने कोण पर आती है उतने पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यह है हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, और यह है हमारा दर्पण रेखा, और यह है अभिलंब। आपतन कोण, परावर्तन कोण पता होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड, है ना? कोई बात नहीं, लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो भावनाएं समझो, है ना? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, तो कोई बात नहीं है। जब भी ऐसी चीजें आए तो थोड़ा संयम रखो, शांति रखो, जितना सुनने में आ रहा है उतना सुन लो, ताकि बाद में फिर से पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थीटा नियमानुसार अभिलंब के बाद, हाँ वैसे ये भी सही है, ये इसको बोल दो अभी, ये अगर अल्फा है हमारा तो ये भी अल्फा होगा, या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये भी पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इस चीज का प्रयोग कहाँ होता है उस चीज को भी देखते हैं। उससे पहले एक बिंदु और लिख लेते हैं हम लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण परावर्तन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वैसे तो ये ऑब्वियस है ना? फिर भी लिख देते हैं। चलो, वेरी गुड। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं दर्पण परावर्तन बिंदु, रिफ्लेक्शन पॉइंट, मिलते हैं। जहां से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि यहां पे आके टकराया और कहीं और से निकल गया, जहां पे टकराती है वहीं से रिपीट होती है। वेरी गुड। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। ठीक है, तो चलो अब कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि ये सबसे छोटा सा सवाल, पहले इसको निपटाओ, है ना? 1 मिनट के अंदर इसको निपटाओ, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू 0 में प्रतिबिंब, रेखा दर्पण में y इज इक्वल टू x में b 1, 2 का प्रतिबिंब। बताओ क्या करें? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है? कोई तो बता दे इसका हल, ओ मेरे भाई। बोलो, क्या आ गया आंसर? फटाफट फटाफट, कुछ और सेकंड्स की बात है। रेखा दर्पण y इक्वल टू x में बिंदु 1, 2 का प्रतिबिंब b है, तथा दर्पण y इक्वल टू 0 में, y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा दर्पण हो गया? x अक्ष हो गया। y इक्वल टू 0 किसकी समीकरण होती है? x अक्ष की समीकरण होती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो, पोल तो रोक ही दिया है हमने, डायग्राम बनाते हैं। पहले रेखा लेनी है कौन सी? y इक्वल टू x, है ना? बिंदु क्या लेना है? 1, 2, x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 2, 1, 2। इसका y इक्वल टू x में प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 2, 1 हो जाएगा। अगर इसको बिंदु a ले लें, बिंदु b हो जाएगा 2, 1। अगर 2, 1 का y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रेखा होती है x अक्ष, तो इसका इसमें प्रतिबिंब लोगे तो क्या होगा? x तो 2 ही रहेगा, y माइनस 1 हो जाएगा। x तो 2 ही रहेगा, y माइनस 1, तो c 2, माइनस 1, यानी कि अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया -1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1। आंसर हो जाएगा बी। अफसोस, क्या यह सवाल समझ में आया है? बोलो, क्या यह सवाल समझ में आया है? तब तक यहाँ की बातें करते हैं। आई थिंक बी होगा, बी होगा सर। एडवांस माई रैंक, वेरी गुड। समझ में नहीं आया है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? डी इज द राइट आंसर। 111 मार्क्स से खड़गपुर मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, थोड़ा सा और लाना पड़ेगा। बी होगा, पोल थोड़ा लेट दिया था। ओके, वेरी गुड, ऑल क्लियर, नमस्ते। 90% बोल रहे हैं, ओके। तो फिर ये सवाल करो, x प्लस √3 y इक्वल टू √3 की दिशा में जाती
हुई प्रकाश की एक किरण एक्स अक्ष पर पहुंचकर परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित किरण का क्या समीकरण होगा? बोलो, अब पता चलेगा कि हो पाती हैं चीजें। या नहीं हो पाती हैं। बनाओ एक्स अक्ष वाई अक्ष, और इस रेखा को भी बनाओ, ये कैसी होगी? एक्स जीरो वाई एक वाई जीरो एक्स रूट थ्री, वाई जीरो एक्स रूट थ्री एक्स जीरो, ऐसी कुछ रेखा है ये। ये है हमारी आपतित किरण, एक्स प्लस रूट तीन वाई माइनस रूट तीन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से परावर्तन करना है, यहां से परावर्तन करना है। आपतन हो गया, अब परावर्तन करना है। कैसे करेंगे परावर्तन? आपतन हो गया, अब परावर्तन करना है। कैसे करें? आपतन हो गया, अब परावर्तन करना है। बोलो। एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, और परावर्तित किरण का समीकरण बताना है। कैसे बताओगे? तो पोल भेज देते हैं, है ना, काफी टाइम हो गया, आप तो भेज सकते हैं। क्या करें बोलो? आपतित किरण पर अगर कोई बिंदु होता है तो वो परावर्तन के पश्चात किधर मिलता है? इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, उस पर मिलता है या नहीं मिलता है? बोलो सही बात। इस आपतित किरण का रंग बदल देते हैं। इस रंग बदलती किरणों में क्या तेरा है क्या मेरा है? देख भाई देख, इधर से आ रही थी। अच्छा, ये जो किरण है इस पर एक बिंदु ले लेता हूं मैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर वाई एक आ रहा है, और ये वाई इक्वल टू ये आ रहा है। अगर परावर्तित किरण के समीकरण चाहिए तो परावर्तित किरण पर कितने बिंदु चाहिए होंगे? परावर्तित किरण पर दो बिंदु चाहिए होंगे। कितने बिंदु चाहिए होंगे? दो बिंदु चाहिए होंगे। ये आपतित किरण पर एक बिंदु है, इसका प्रतिबिंब ले लेते हैं। इसका प्रतिबिंब कहां मिलेगा? परावर्तित किरण पर मिलेगा। और किसमें प्रतिबिंब ले रहे हो? एक अक्ष में, तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? बस ऋणात्मक हो जाएगा। अब परावर्तित किरण पे दो बिंदु दिख रहे हैं क्या? एक बिंदु तो ये रहा, इस बिंदु को अगर हम लोग ए बोल दें तो परावर्तित किरण की समीकरण के लिए क्या यूज कर लेंगे? परावर्तित किरण पर ए, एक तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, एवं क्यू जीरो कॉमा माइनस एक है, तो परावर्तित किरण की प्रवणता क्या हो जाएगी? जीरो माइनस माइनस एक बटा रूट तीन माइनस जीरो, यानी कि एक बटा रूट तीन। परावर्तित किरण का समीकरण किसी एक बिंदु को ले लिया जाए, किसको ले लें? इसको ले लेते हैं, वाई माइनस जीरो एक बटा रूट तीन एक्स माइनस रूट तीन, इधर गुणा कर दो, रूट तीन वाई इज इक्वल टू